नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अपना उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन, नितिन नवीन के नॉमिनेशन में शक्ति प्रदर्शन। वहीं सीएम योगी ने भी अपना सपोर्ट लेटर दिया। वहीं आपको बताते चले, दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया पार्टी हेडक्वार्टर में शक्ति प्रदर्शन के साथ नजर आई। मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और नेताओं ने अपना सपोर्ट लेटर जमा किया। तो वहीं सीएम योगी नितिन नवीन को शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम योगी आदित्यनाथ ने नितिन नवीन को दिया अपना सपोर्ट, जहां इस दौरान बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। तो वहीं हेडक्वार्टर में शक्ति प्रदर्शन के साथ नजर आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया पार्टी हेडक्वार्टर में शक्ति प्रदर्शन के साथ नजर आए। वहीं मौके पर आपको बताते चले, सभी मौजूद दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया पार्टी हेडक्वार्टर में शक्ति प्रदर्शन नजर आई। मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और नेताओं ने अपना सपोर्ट लेटर भी जमा किया। सीएम योगी नितिन नवीन को शुभकामनाएं भी देते नजर आए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में 28 राज्यों में 3 केंद्र शासित प्रदेश और 6 विधान परिषदों में प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं सशक्त विधायिका समृद्ध राष्ट्र के संकल्प के साथ यह सम्मेलन लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और विधायिका के प्रभावशीलता पर राष्ट्रीय स्तर पर मंथन का मंच बना। वहीं प्रतिभागियों ने विधायिका की क्षमता बढ़ाने, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के तरीकों पर विस्तृत चर्चा की। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी में कृषि विकास दर 14% के पार 94,000 करोड़ की सम्मान निधि मिली। वहीं गन्ना मूल्य बढ़ोतरी में किसान खुशहाल होंगे। तो वहीं आपको बताते चले, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां सीएम योगी के विजन में कृषि प्रदेशीय बदलाव उत्पादन में यूपी का योगदान 21% तक पहुंचा। गन्ने के दाम बढ़े और सिंचाई सुविधा बेहतर हुई है। तो वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का कृषि परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। राज्य की कृषि विकास दर 14% के पार पहुंच गई है, जिससे राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में यूपी का योगदान 21% तक पहुंचा है। वहीं किसानों को कई हजार करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान निधि दी गई है। गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी और सिंचाई सुविधाओं के सुधार से किसान जो है खुशहाल नजर आ रहे हैं। वहीं सीएम योगी के विजन और विभिन्न कृषि योजनाओं के लागू होने से प्रदेश की खेती लाभकारी और आधुनिक बन गई है। तो वहीं आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है, जहां कई हजार करोड़ की सम्मान निधि मिली। वहीं गन्ना मूल्य बढ़ोतरी से किसान खुशहाल नजर आ रहे हैं। तो वहीं विभिन्न कृषि योजनाओं के लागू होने से प्रदेश में खेती लाभकारी और आधुनिक बन रही है। तो वहीं आपको बताते चले, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी कराई है यूपी सरकार, जहां खाद्यान्न उत्पादन में ये बढ़ोतरी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कृषि बढ़ती नजर आ रही है, जहां किसानों को बड़ी खुशी देते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। एक ऐसी जगह जहां तकनीक और उद्योग मिलकर भविष्य की तस्वीर बदल रहे हो, जहां करोड़ों का निवेश प्रदेश के नक्शे को नया आकार दे रहा हो और हर एक नए प्रोजेक्ट से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हो। जी हां, उत्तर प्रदेश में ऐसा ही एक बड़ा पल आया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन पत्र सौंपे। ये कदम न सिर्फ राज्य के औद्योगिक विकास को तेज करेगा, बल्कि भारत को तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में नई पहचान दिलाने वाला है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जहां हर बिल्डिंग, हर मशीन और हर फैक्ट्री नए सपनों को आकार दे रही हो, जहां तकनीक और निवेश मिलकर प्रदेश की तस्वीर बदल रही हो, तो यही यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का भविष्य लिखा जा रहा है। 11,000 करोड़ रुपए की 3 विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाओं के साथ ये सिर्फ भूमि आवंटन नहीं, बल्कि राज्य की आर्थिक क्रांति की शुरुआत है।
सेमीकंडक्टर से लेकर पीसीबी और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स तक यहां बनने वाले उद्योग प्रदेश को देश के तकनीक मानचित्र पर नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। यूपी बन रहा हाईटेक हब का केंद्र, 11,000 करोड़ रुपए का निवेश, 3 विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा में बड़ा बदलाव, तकनीक, उद्योग और भविष्य का नया केंद्र। उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 3 विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन पत्र सौंपे। इससे राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग को नई ताकत मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े निवेश की शुरुआत हुई है। आइए जानते हैं कि परियोजनाएं क्या हैं और कैसे बदल सकती हैं उत्तर प्रदेश की आर्थिक तस्वीर। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा निवेश किया जा रहा है। बोधिसत्व ट्रस्ट को मेडिकल कॉलेज के लिए 20 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना में लगभग 532 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जो स्वास्थ्य सेवाओं और उच्च शिक्षा में सुधार लाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग में ये कदम उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी हब बना सकता है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र निवेश और उद्योग का नया हब बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाओं के लिए औपचारिक भूमि आवंटन पत्र सौंपे। HCL, फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम, इंडिया चिप्स प्राइवेट लिमिटेड 48 एकड़ भूमि, 3,706 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर इकाई, एसेंट सर्किट 16 एकड़ भूमि, 3,250 करोड़ रुपए की PCB इकाई, अंबर एंटरप्राइजेस 100 एकड़ भूमि, 3,532 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक निर्माण इकाई। इन परियोजना का कुल निवेश 11,000 करोड़ रुपए है, जो राज्य में उच्च तकनीक उद्योग को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना पहली प्राथमिकता है। ये कदम न केवल प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि यूपी को तकनीकी और औद्योगिक रूप से मजबूत बनाकर देश के नक्शे पर नई पहचान दिलाएगा। पूरी आत्मविश्वास से भरे हुए हमारे सभी सम्मानीय निवेशकगण, मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश को अपने निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए आज यहाँ पे आपको लेटर ऑफ कंफर्ट के माध्यम से आज ये प्रक्रिया भूमि आवंटन की आपको यहां पर की जा रही है, जिसमें मेजर्स इंडिया चिप्स प्राइवेट लिमिटेड, HCL फॉक्सकॉन का एक जो ज्वाइंट वेंचर है, इन सब को यह उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन के कार्यक्रम को, पीएम साहब के विजन को, जिसके माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेसर्स एसेंट सर्किट प्राइवेट लिमिटेड यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए इन्हें भी वहां पर भूमि आवंटन की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें फ्लेक्सिबल PCB सेमीकंडक्टर सब्ट्रैक्ट्स के उत्पादन के कार्यक्रम को ये लोग वहां के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तीसरा है अंबर एंटरप्राइजेस, इसमें भी इन्हें भी वहां पर एक भूमि आवंटन का कार्य किया गया है, जिसके माध्यम से यह कॉपर क्लेड लेमिनेटर यानी PCB असेंबलिंग, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स है, अप्लायंसेस आदि के बारे में इनका उत्पादन वहां पर आगे बढ़ेगा। ये परियोजनाएं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई दिशा देंगी। उच्च तकनीक, उद्योग विकास और राज्य में नई उत्पादन प्रक्रियाएं और आधुनिक तकनीक स्थापित होगी। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, व्यवसायों के लिए व्यापारिक अवसर और पूरे प्रदेश के लिए आर्थिक मजबूती का रास्ता खुलेगा। उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास की ये बड़ी खबर साफ संदेश देती है। राज्य न सिर्फ उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रहा है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र अब तकनीक, उद्योग और शिक्षा का नया हब बनने जा रहा है।
तो वहीं खबर सामने आ रही जहां कुलदीप सिंह सेंगर को लगा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। वहीं कुलदीप सिंह की याचिका खारिज की गई, वहीं सजा निलंबित करने की याचिका भी खारिज। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। उसे उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत मामले में ट्रायल कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की हिरासत में मौत के चलते, आपको बताते चले, मामले में कोर्ट नरमी नहीं बरता जाएगा, जिसे लेकर खारिज की गई। वहीं कुलदीप सिंह सेंगर को लगा ये बड़ा झटका। खबर सामने आ रही है सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर को 5 अन्य लोगों को भी 10 साल की जेल की सजा दी गई थी। इसी फैसले के खिलाफ सेंगर ने हाईकोर्ट में का दरवाजा खटखटाया था। सेंगर ने दलील दी थी कि वे इस केस में करीब 9 साल जेल में रह चुके हैं और अब सिर्फ 11 महीने की सजा बाकी है। पीड़ित की ओर से वकील महसूद प्राचा ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सेंगर को जमानत मिलने से पीड़ित और उसके परिवार को खतरा है। तो वहीं आपको बताते चले उन्नाव रेप केस की ये पूरी टाइमलाइन जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे। 4 जून 2017 कुलदीप सिंह सेंगर के घर काम मांगने गई, वहां उसे के साथ रेप किया गया। वहीं 16 दिसंबर 2009 में कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को अपहरण और रेप केस में दोषी ठहराया। 23 दिसंबर 2025 जहां 12 अप्रैल 2018 को हम आपको बता रहे केस सीबीआई को सौंपा गया। कुलदीप सेंगर को रेप का आरोपी बनाया गया। वहीं 13 अप्रैल 2018 कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई ने अरेस्ट किया। वहीं 16 दिसंबर 2019 कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को अपहरण और रेप केस में दोषी ठहराया। 23 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट ने सजा सस्पेंड कर जमानत दी। तो वहीं 29 दिसंबर 2025 को आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई। तो ये आप पूरा मामला जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णकांत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तिवारी जो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी याचिका खारिज को लेकर क्या खबरें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें पूजा जी, जिस प्रकार से कुलदीप सेंगर का ये जो मामला प्रकाश में आया है, उन्नाव गैंग रेप मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर को सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका मिला, जिससे उन्नाव के लिए यह बड़ा बेहद और रोमांचक तथ्य कहला रहा है। सेंगर ने दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत के मामले में मिली 10 साल की सजा को निलंबित करने की याचिका लगाई थी, जिसमें अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, जो उनकी बेटी के लिए बहुत ही दुखदायी है। फिर भी जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि उन्नाव के लोग जाके दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़े। जस्टिस रविंद्र दुडेजा ने कहा कि सेंगर ने कुल 10 साल की सजा में करीब 7.5 साल कस्टडी में बिताए हैं। इस मामले में सजा के खिलाफ उनकी अपील पर फैसला लेने में देरी भी नहीं की गई। यही देरी कुछ हद तक सेंगर की वजह से हुई है। उन्होंने कई एप्लीकेशन भी दी थी, इसलिए उन्होंने जमानत और सजा को निलंबन करने की याचिका खारिज कर दी गई है। अगर बात करें ट्रायल कोर्ट के फैसले की, तो कहा जा रहा है कि उन्नाव पीड़िता के पिता के 2017 के मामले में पुलिस हिरासत में मौत मामले में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को 10 साल के लिए कठोर कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी, जो कि 13 मार्च 2020 को इस फैसले को रद्द कराने के लिए सेंगर ने हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई थी। जी कृष्णकांत जी, मेरा सवाल है कि क्या हाईकोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका खारिज करना, क्या ये साफ संकेत है कि अब कानून किसी दबाव में नहीं झुकेगा? बिल्कुल, ये साफ देखा जा सकता है। इस मामले में आप बिल्कुल साफ कह सकती हैं कि जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से ऐसा तथ्य पेश किया है, तो लग रहा है किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं माना जा रहा है। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि परिवार एकमात्र कमाने वाला सदस्य की हिरासत में मौत मामले में नरमी नहीं बरती जा सकती है। इस मामले में कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर और 5 अन्य लोगों को भी 10 साल की सजा मिली थी। यह पूरा मामला 2018 का है। पीड़िता के पिता को हथियार रखने के आरोप में जेल भेजा गया था, जहां हिरासत में उनकी मौत हो गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
तो वहीं बहराइच के महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज में प्रशासन ने बुलडोजर से 10 पुरानी मज़ारें तोड़ दी। ये मज़ारें गुलाम रसूल शाह के नाम की थी। मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासन मौजूद रहा। मेडिकल कॉलेज में कुल 12 मज़ारें थी, जिनमें से 10 को हटाया गया। प्रशासन ने कहा कि ये कार्रवाई अवैध निर्माण और सुरक्षा की वजह से की गई। तो वहीं आपको बताते चले, बहराइच में मज़ारों पर चला बुलडोजर। कॉलेज परिसर में 10 मज़ारें जो है ध्वस्त की गई। ये मेडिकल कॉलेज के अंदर अतिक्रमण हुआ था और ये तारीख 2002 में नियत प्राधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा ये आदेश दिया गया था कि ये जो अतिक्रमण हुआ है इसको बलपूर्वक हटा लिया जाए। इन लोगों द्वारा अपील की गई थी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी नियत प्राधिकारी अर्थात सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश की 2004 में पुष्टि कर दी गई थी। इसके पश्चात ये लोग कमिश्नर साहब के यहाँ चले गए थे। कमिश्नर साहब ने भी 2019 में ये आदेश पारित किया गया था कि जो सिटी मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित किया है वो सही आदेश है, इसका क्रियान्वयन कराया जाए। उसी क्रम में 2019 में इन लोगों ने ये कहा था कि हम 2 दिन में हमें समय दे दिया जाए, हम 2 दिन में ये सब हटा लेंगे, लेकिन इन लोगों द्वारा 2019 में समय लेने के बावजूद भी इनके द्वारा नहीं हटाया गया। आज इन्होंने इसके पूर्व प्रिंसिपल साहब ने अवगत कराया कि ये 2002 से भी ये मुकदमा चल रहा है और आदेश होने के बावजूद भी ये लोग अवैध अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं, इसलिए ये अवैध अतिक्रमण हटवा दिया जाए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देश दिया गया कि इसे बलपूर्वक हटा लिया जाए। अगर ये अपने सुलह समझौते के आधार पर नहीं हटाते हैं तो इसे बलपूर्वक हटा लिया जाए। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिवाकर पांडे जुड़ चुके। दिवाकर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बुलडोजर कार्यवाही करे अवैध निर्माण के खिलाफ। इस बार बहराइच में भी मज़ारों पर बुलडोजर चलाई, से लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पूजा, ये बहराइच में आज 24 साल पुराने मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। ये मामला 24 साल पुराना है और इसमें 10 जनवरी को प्रशासन ने नोटिस जारी किया था। जो बहराइच का मेडिकल कॉलेज परिसर है उसमें कई अवैध बाजारें बनी हुई थी, जिनको आज दोपहर में जिला प्रशासन ने बुलडोजर चला करके उनको जमींदोज कर दिया है। और ये मामला जो है 24 साल पुराना बताया जा रहा है, जब 2002 में तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट ने इसको अवैध घोषित किया था। उसके बाद जो यहाँ की कमेटी थी वो कमिश्नर के यहाँ चली गई थी। उसके बाद जो वहां से भी उनको रिलीफ नहीं मिला था और लगातार जो है इसको प्रशासन जो है इस मामले को देख रहा था। और पिछली बार जो है प्रशासन ने 10 जनवरी को नोटिस जारी किया था कि 17 जनवरी तक ये अवैध निर्माण हटा लिया जाए, लेकिन चूंकि जो है वो अवैध निर्माण नहीं हटाया गया था तो आज जो है वो बहराइच में बुलडोजर गर्जा है और यहाँ पर जो अवैध बाजारें थी उनको आज प्रशासन ने यहाँ पर हटा दिया है। और जिस समय इन मज़ारों को बुलडोजर से हटाया जा रहा था उस समय जो है वो भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। और आज ये काफी समय से जो मामला चल रहा था उस मामले को लेकर के प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। जी पूजा। जी मैं जानना चाहूंगी, क्या बुलडोजर एक्शन पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया? देखिए पूजा, निश्चित तौर पर ये पूरी तरीके से जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया है। पहले जो है इसके जो पक्षकार थे उनको नोटिस जारी किया गया था कि जो है अतिक्रमण को आप स्वयं हटा लें, लेकिन 17 जनवरी को ये अवधि पूरी हुई थी और उसके बावजूद भी जब उन लोगों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया तो पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आज प्रशासन ने इन अवैध बाजारों को हटा दिया है और पूरी तरीके से शांतिपूर्ण कार्रवाई चल रही है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं वाराणसी के जिला प्रशासन ने दल मंडी इलाके में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़ा तोड़फोड़ अभियान चलाया। इस कार्यवाही के दौरान प्रशासन ने क्षेत्र में बने कई अवैध निर्माण और कब्जे हटाए ताकि लोगों को अव्यवस्थित और सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सके। तो वहीं आपको बताते चले, व्यवस्थित माहौल प्रदान किया जा सके जिसे लेकर कार्रवाई की गई। वहीं अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान कानून के अनुसार और पूरी सावधानी के साथ किया गया। अभियान का उद्देश्य केवल अवैध कब्जों को हटाना ही नहीं बल्कि क्षेत्र में गड़बड़ी और अतिक्रमण की समस्या को जड़ से खत्म करना भी था। मौके पर पुलिस और नगर निगम की टीम तैनात रही, जिन्होंने अभियान को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने में मदद की। वहीं प्रशासन ने आगे बताया कि इस तरह के अभियान लगातार चलाए जाएंगे ताकि शहर में सफाई, सुरक्षा और नियम बनाए रखा जा सके। तो वहीं सहारनपुर के जमीने दावतुल
आपको बता दें, मुस्लिमीन और मौलाना कारी इसहाक गौरा ने महिलाओं के सम्मान और समाज में उनके प्रति व्यवहार पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि विशेषकर तलाकशुदा और बेवा औरतों को लेकर उन्होंने अपनी बात जो है सामने रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाएं अक्सर तानों और शक और सवालों का सामना करती रही, जबकि तलाक या बेवगी किसी महिला की गलती नहीं बल्कि जीवन की कठिन परीक्षा है। मौलाना ने याद दिलाया कि इस्लाम महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और आत्मसम्मान का पूरा अधिकार देता है और समाज को उनके साथ इंसाफ और इज्जत का व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने सभी से अपील की कि महिलाओं के प्रति अपने रवैये में बदलाव लाए जाए और उन्हें सम्मान, सहारा और नई शुरुआत का अवसर भी दिया जाए। उनका कहना था कि महिलाओं का सम्मान किसी एक एहसान नहीं बल्कि उनका नैसर्गिक और बुनियादी अधिकार है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी हम अपने मुआशरे में ख़वातीन के इज्जत और एहतराम पर संजीदा नहीं है। आज कोई ख़वातीन बेवा या तलाकशुदा अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती है, यानी शादी करना चाहती है, तो हम उसको सवालों के घेरों में खड़ा कर देते हैं, तरह तरह की उस पर बातें आयद कर देते हैं। क्या ये हमारा मजहब इस्लाम का कल्चर है? हरगिज नहीं। अगर कोई शख्स फिर भी ये सोचता है कि वो मजहब इस्लाम को जानता है और किसी ख़वातीन पर इस तरह उंगली उठाता है, तो यकीनन वो इस्लाम को नहीं जानता, और फिर भी कहता है कि नहीं मैं मजहब इस्लाम को जानता हूं, तो इसका मतलब ये है कि मजहब इस्लाम की तालीम उसके सर के ऊपर से होकर गुजर गई है। तो वही किसान नेता राकेश टिकैत का लखनऊ के तुकियानिया जाते समय आपको बता दें, सीतापुर के हर गांव मोहरौली तिराहे पर किसानों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर टिकैत ने धान खरीदी में हो रहे कथित घोटाले और सरकार पर तीखा हमला भी बोला। टिकैत ने आरोप लगाया कि पूर्वांचल से लाए गए धान को माफियाओं द्वारा बेचा जा रहा है, जिससे किसानों को उनका सही दाम नहीं मिल पा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि जमीन, सोना और चांदी की कीमतें तेजी से बढ़ गई है, जिससे किसानों के लिए जमीन खरीदना अब बहुत मुश्किल हो गया है। तो धान घोटाला एमएसपी से कम पे खरीद होती है, व्यापारी किसान के नाम पे एमएसपी पे बेचता है। ये पूरे देश में घोटाला है, क्योंकि ये जो सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है। बड़े उद्योगपति इसमें लगे हुए हैं, जो पूंजीवाद है वो लगा हुआ है। और पहले खरीद ठीक होती थी, लेकिन अब खरीद ठीक नहीं होती। किसान पे धान नहीं है और मंडी में धान लिखत पड़ा तो धान जा रहा किसान के नाम से। बिहार से, पूर्वांचल से धान आता है, यहाँ पे किसान के नाम पे बिकता है। तो वहीं बिजनौर में दिल्ली पौड़ी हाईवे पर हेमराज कॉलोनी के पास अंडरपास नहीं है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। अब इस बात को लेकर भारतीय किसान संघ और स्थानीय लोग नुमाइश ग्राउंड में धरने पर बैठे हैं। सैकड़ों महिलाएं और लोग अंडरपास बनाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने का कहना है कि अंडरपास की कमी से लोगों की जान खतरे में है। ये एनएच पर अंडरपास की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन था, जिसके लिए पूर्व में भी पत्राचार किया जा चुका है। जो एनएचआई की रिपोर्ट है वो निरस्त हो चुकी है। अब वर्तमान में जो एनएच का काम था वो शांतिपूर्ण ढंग से सुचारू रूप से संपन्न है। तो वहीं रायबरेली के गांव में 60 वर्षीय महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। वहीं इसी बीच रायबरेली के एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि घटना का आरोपी फरार था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है और आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है। 10 बजे के लगभग पुलिस को सूचना मिली है कि एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू है, किशनखेड़ा गांव, थाना शिवगढ़ का रहने वाला है, उसने कुल्हाड़ी मारकर गांव की ही जो रिश्ते में उसकी दादी लगती थी, तारावती, उनकी हत्या कर दी है। उनके घर में घुस के और मौके से भाग गया है। इस तरीके की पुलिस को सूचना मिली। ये सुबह की ही घटना है। इसमें तत्काल पुलिस की टीम मौके पर गई और जाँच पड़ताल की। गाँव वालों ने जो
सूचना दी थी वो सत्य प्रमाणित हुई और महिला मृत अवस्था में मिली है पुलिस को। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और जो अभियुक्त है जिस पर आरोप लगाया गया था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो आला कत्ल जो कुल्हाड़ी थी उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूछताछ में पता लगा है कि कल शाम को इस महिला का इस व्यक्ति के साथ में, इस लड़के के साथ में झगड़ा हुआ था, गांव में बोलचाल हुई थी कुछ। लड़का ये कल रात नशे की हालत में सबको गाली दे रहा था, उसी दौरान महिला के द्वारा टोका टाकी की गई थी। इससे क्षुब्ध होकर इसने सुबह आज उसकी हत्या कर दी है। कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारी हो गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।